हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने वाले, दैट इज AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है बच्चों? जैसे कि आप यहाँ पे जान सकते हो, डिस्क्लोजर, उसके नाम में लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करने के बारे में कहता है। कहां डिस्क्लोज करना उसे? नोट्स टू अकाउंट में हमें उसे डिस्क्लोज करना रहेगा। तो हमारा रिविजन शुरू करते। डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू वेरिंग बिजनेस सिचुएशन। ये बात तो सही। अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बहुत सारी होती ना। फॉर एग्जांपल, हमने कि फीफो मेथड होती है, वेटेड एवरेज मेथड होती है, इन्वेंट्री केस में ऐसी कई अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है बच्चों। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट्स मल्टीपल पॉलिसी लीडिंग टू डिफरेंसेस इन रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली आप बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर है, तो कोई फीफो फॉलो कर रहा है, कोई वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के लिए, तो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी सब फॉलो करें। तो AS1 क्या कहता है? AS1 required disclosure in, very important, notes to account of significant accounting policy adopted by the enterprise for better comparability and understandability of financial statement। तो हमसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों की नोट्स टू अकाउंट में सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सारी सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को नोट्स टू अकाउंट में अपने को डिस्क्लोज करना रहता है। तो भाई क्वेश्चन राइज होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा दो चीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। एग्जांपल, हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते लोअर ऑफ व्हाट, कॉस्ट और एनआरवी। तो प्रिंसिपल है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो वो हमको कहता है वी कैन फॉलो फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। एग्जांपल हुआ। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट? we can calculate by FIFO method, weighted average method। तो that is the methods of applying those principles। तो दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना यहाँ पे होना जरूरी है। नेक्स्ट सेज, क्यों जरूरी होंगे बेटा ये डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी की? जरूरत ही क्यों होगी कि हम डिस्क्लोज करें अकाउंटिंग पॉलिसी को? ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबिलिटी जो रहती है बढ़ती है। अब कोई भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब देखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी ना। उसको देख के अगर अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करेगी, मुझे पता है कि अच्छा फीफो मेथड फॉलो करेगा। एग्जाम्पल, ऐसी कई पॉलिसी में आपको एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। ऑब्वियसली हम कंपैरिजन कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी कंपेयर कर सकते कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल हमारा परफॉर्मेंस क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी सेम है। ये किसी और के अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी हम कंपेयर कर सकते। फॉर एग्जांपल जियो कंपेयर कर आइडिया एयरटेल के साथ, क्यों? वो चाहता है कि भाई देखे हमारा परफॉर्मेंस क्या, अगर दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होंगी तो फिर कंपैरिजन प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट नोट्स टू अकाउंट में तो लिखा हुआ है ना कि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी कौन कौन सी, तो हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकती है। और कभी कभी क्या होता है बच्चे, लॉ खुद कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करो, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013। अब कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं बेटा, उसको GCA कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, कभी MCQ में भी आ सकता है। ये तो GCA होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये तीनों के बारे में मैं कहता हूँ। लेकिन कभी भी इनका डिस्क्लोजर करना जरूरी नहीं होता कि हमने हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो किए, कभी भी नहीं लिखना है नोट्स का। हम अज्यूम करके चलते कि हमने फॉलो करे है, इसके बारे में कभी नोट्स अकाउंट में नहीं लिखना है। सिवाय कब? अगर हमने इसे फॉलो नहीं करे। क्या करो? अगर ये GCA फॉलो नहीं हुआ, गोइंग कंसिस्टेंसी अक्रूवल अगर फॉलो नहीं हुआ, तो ही नोट्स टू अकाउंट में लिखना है कि इसको फॉलो करा नहीं गया। व्हाट इज दिस गोइंग कंसर्न? एक assumption हम लेते हैं कि दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ फोर्सिबल फ्यूचर। व्हाट इज दिस फोर्सिबल फ्यूचर? दैट इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट हो रहेगा, और हमारा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है और कि हम उसको ऑपरेशन को भी कटे, मतलब उसको कम करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। हम भी बिजनेस अपना कंटिन्यू रखेंगे। फोर्सिबल फ्यूचर दैट इज जनरली 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज गोइंग कंसर्न। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें बेटा, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। हम नहीं कह सकते कि हमको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इस साल फीफो मेथड से, अगले साल मूड बदला फिर हम बोल रहे वेटेड एवरेज मेथड से। वी हैव टू फॉलो द पॉलिसी कंसिस्टेंटली। तो अकाउंटिंग पॉलिसी हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करें, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। कब? एक्सेप्शन है, कब चेंजेस आर मेड इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ कहता है, कल तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं फीफो अलाउ नहीं, सपोज तो हमको मैथड चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फीफो फॉलो नहीं करें तो हमें फॉलो करना रहेगा। एएस कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आ गए, या फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो कभी कभी हमको देखो फीफो भी अलाउ है बच्चों, वेटेड एवरेज मेथड भी एग्जांपल। अब मैंने कहा कि हमारे लिए सपोज वेटेड एवरेज मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है और फीफो मेथड हमारे लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। सपोज
वो इसका एक तरीका होता है पहचानने का कि मार्केट में हम जो प्रोडक्ट में डील करते हैं उसमें बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है क्या प्राइस में, तो अकॉर्डिंगली वी डिसाइड द मैथड। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे लिए वेटेड एवरेज मेथड सपोज बहुत अप्रोप्रिएट है रेदर देन फीफो, लेकिन हम अभी तक फीफो ही फॉलो करते थे। नाउ वी रियलाइज कि नहीं, हमने जो फीफो फॉलो करे दूसरों के लिए भलाई सही होगी, लेकिन हमारी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। वी हैव टू फॉलो वेटेड एवरेज। कैन वी चेंज द मैथड हियर, कैन वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी? यस वी कैन चेंज इट। ओके, तो लॉ कहता है, एएस कहता है, या प्रॉपर प्रेजेंटेशन में अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज अक्रूअल बेसिस। व्हाट इज दिस अक्रूअल बेसिस बेटा? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि हमने एक्चुअल में जब इनकर हुआ, इट डज नॉट मीन हमने जब पे करे या रिसिप्ट हुआ हमको, ठीक है, हमको कोई सर्विसेज दे दिया, गुड्स हमको मिल गए, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंसेस इवन तो वी हैव नॉट येट पेड द अमाउंट। हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए या हमने गुड्स दे दिए, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एज एन रेवेन्यू इवन तो वी हैव नॉट येट रिसीव द अमाउंट, वी कॉल क्रेडिट सेल। ओके, तो उसे कहते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि टू फाइंड इट आउट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट फॉलो। अगर उसको फॉलो नहीं करा गया इन इफ डीसीए को, गोइंग कंसर्न अक्रूअल को फॉलो नहीं करा गया, तो ही हमको डिस्क्लोज करना होता है। अब जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं बेटा, प्राइमरी पर्पस तो हमारा होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। व्हाट इज दिस ट्रू एंड फेयर व्यू? कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू सही सही प्रॉफिट और लॉस को बताए। लेकिन हमें कुछ और चीजों का ख्याल रखना जब अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते। तीन चीजें, प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म एंड मटेरियलिटी। व्हाट इज दिस प्रूडेंस बेटा? कि प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड बट लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर ए मैटर ऑफ व्हाट कंजर्वेटिज्म। कि हम प्रॉफिट को नहीं लिखते जो आने वाले, लेकिन लॉसेस जो है हम उसको प्रोवाइड करते हैं आने वाले जो लॉस एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, why we record the closing stock at cost or NRV whichever is lower? Why lower on? क्यों लोअर पे ही हम उसको लिखते? द रीजन इज दैट हम उसको लोअर ही इसीलिए कहते हैं बच्चों, ताकि हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज, अगर सपोज मैंने कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल पेंसिल मैंने लिया 10,000 की, और एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आगे चल के मैं इसको बेचने वाला हूँ मैं डील कर रहा हूँ, सपोज ये मेरा बिजनेस है पेंसिल बेचता, एग्जाम्पल तो 10,000 की पेंसिल है, और आगे चल के मैंने कहा कि वो इसकी बिजनेस करता हूँ मैं, और मैंने कहा कि अच्छा मेरी शॉप में रखी हुई, मैंने कहा नहीं इसकी वैल्यू गिर गई, 8 में बिकेगा, तो 10 की चीज को मैं 8 में बेचने वाला, तो मेरा नुकसान होने वाला है, हुआ नहीं होने वाला है, तो भी हमको इसको 8 पे ही क्लोज। अब इमेजिन करो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते बेटे, वहां पे आप इसको 10 की जगह 8 लिखोगे तो आपका नीचे नेट ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, फिर नीचे नेट प्रॉफिट भी 2000 से कम हो जाएगा। दैट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस की वजह से हम इसको लिखते बेटा। तो जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है उसको भी हम बुक करते हो कि दैट इज प्रूडेंस। सेकंड इज योर सब्सटेंस और फॉर्म। वी हैव टू फोकस मोर ऑन रियलिटी रेदर देन लीगैलिटी, मतलब एक्चुअल इकोनॉमिक आपका सब्सटेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बच्चों कि मैंने और आपने ट्रांजेक्शन हुआ, मैंने आपसे आपको बिल्डिंग परचेस की, आपसे बिल्डिंग परचेस की और मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मेरे को बिल्डिंग का पोजीशन दे दिया, मैंने आपको पैसे दे दिया। अब मैंने कहा नहीं टाइटल तो ट्रांसफर करो, मेरे नाम पे बिल्डिंग करो, तो हम लोग गए बच्चों रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और वहां पे उन्होंने कहा नहीं जो एम्प्लॉइज है वो स्ट्राइक पर है, तो अभी वो नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा एम्प्लॉय स्ट्राइक पे, तो नहीं इसलिए स्ट्राइक पे, तो अभी हम आपको रजिस्ट्री में आप 15 दिन बाद आओ। बीच में 31 मार्च है, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया। अब 31 मार्च को मैं ओनर नहीं हूँ क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं हो, वो पेपर पे टाइटल ट्रांसफर, लेकिन व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी कि आपने मेरे को पोजीशन दे दिया बिल्डिंग का, मैंने आपको पैसा दे दिया। सो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एज ए बिल्डिंग इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट, और आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट एज ए सेल्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट उसको रिकॉर्ड करोगे। दैट इज सब्सटेंस और फॉर्म। व्हाट इज रियलिटी? वी फोकस मोर ऑन रियलिटी रेदर देन लीगैलिटी। पेपर में क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हकीकत क्या है। ओके, for example, recognize the sale even if the legal framework is paperwork is not finalized yet or account for the higher purchase deals. Higher purchase में क्या होता है? मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज किया, कार परचेज किया, अब बच्चों आपने मेरे को सेल करे, लेकिन आपको क्या टाइटल मेरे इस पे ट्रांसफर आज नहीं होगा, 5 साल की ईएमआई तो 5 साल बाद ट्रांसफर होगा जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करो। लेकिन हकीकत क्या, वो मेरे पास तो कार आ गई, मैं उसको ऐसे यूज करूँ जैसे मेरी कार है बेटा। दैट इज रियलिटी। ओके, तो हम ऐसे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ऐसे कार ही रिकॉर्ड करेंगे। एक आपको चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में आईसी अपना इंटर के हायर परचेज, वो सिलेबस ही नहीं रहा। एनीवेज, मटेरियलिटी बच्चों, तो मटेरियलिटी का मतलब कहते हो ऐसी कोई चीज जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मटेरियलिटी ना कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, वो छोटा सा अमाउंट भी मटेरियल हो सकता है, बड़ा सा अमाउंट मटेरियल हो सकता है, नाउ डिपेंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेटा। आप कोई छोटा, आपके घर के पास कोई सपोज कोई ग्रोसरी वाला छोटा सा कोई किराना स्टोर जो हम लोग कहते हैं, आपको किराना स्टोर उसके लिए छोटा सा दुकान है बेचारे का, अब वो 5,000 रुपए भी उसके लिए मटेरियल है बेटा। लेकिन ये हो सकता है कि कोई बहुत रिलायंस कंपनी ह्यूज एम्पायर दिया, तो उन लोगों के लिए बेटा 5,000 वो मटेरियल नहीं है। तो ऐसी कोई अमाउंट जिससे उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स है उनका डिसीजन पे क्या इन्फ्लुएंस हो जाए बेटा, तो उसको मटेरियलिटी कहते हैं। फ्रॉड एक मटेरियल, छोटा सा भी फ्रॉड एक सीरियस चीज है, कंपनी में फ्रॉड होगी तो मटेरियल होता है, तो मटेरियलिटी का भी हमको ध्यान रखना होता है। अब
मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वी नो दैट है कि हमको इन अकाउंटिंग पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना है बेटा, नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना है, करेक्ट। अब हम नोट्स ऑफ अकाउंट में इसको डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन क्या हम कोई ऐसा कर सकते कोई एक पेज पे फिर कोई दूसरे पेज पे लिख रहे, ऐसा हमको सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को एक प्लेस एक जगह पे डिस्क्लोज, हम कोई गेम तो नहीं खेल रहे ढूंढो तो जाने, हमको यहाँ पे एक जगह पे ही सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखना होता है। Now disclosure does not remedy inadequate accounting policy, करेक्ट बेटा। क्या होता है, आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी कोई गलत फॉलो कर, अब आप बोलेंगे हमने उसको डिस्क्लोज कर दी तो सही होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 LIFO मेथड अलाउ नहीं करता, आपने LIFO मेथड फॉलो करे सपोज इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पे, और आपने नोट्स अकाउंट में लिखे कि हमने LIFO मेथड फॉलो करे, तो ठीक है, आपको तो अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना ही है, आपने नोट्स अकाउंट में लिखे भी कि आपने LIFO मेथड फॉलो करे, दैट डज नॉट मीन कि आपने LIFO मेथड फॉलो करे वो सही हो गया। आप ये नहीं कह सकते, मैं सपोज मैं ऑडिटर हूं, मैं आपके पास है, मैंने कहा आपने क्यों LIFO मेथड फॉलो करता, आप ये नहीं कह सकते नहीं सर LIFO मेथड हमने फॉलो कर, तो मैंने कहा ES2 अलाउ नहीं करता, आप आर्ग्यू करने लगे नहीं सर हमें ES2 अलाउ नहीं करता, लेकिन हमने तो उसे डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू अकाउंट, दिक्कत क्या है, मैंने कहा आप डिस्क्लोज करो एक अलग चीज है बेटा, लेकिन उसको वो डिस्क्लोजर डज नॉट रेमेडी इनएडिक्वेट, जो गलत चीज है उसको सही नहीं कर देगा, वो LIFO नहीं करना है मतलब नहीं करना, तो ऑडिटर्स अपना वहां पे ओपिनियन कवर करेगा। ओके एनीवेज, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर डज नॉट रेमेडी इनएडिक्वेट अकाउंटिंग पॉलिसी, गलत चीज को डिस्क्लोजर सही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई चोर ने चोरी किया और जाके बोल दिया चलो मैंने तो चोरी करा, बता रहा है वो, तो इसका ये मतलब नहीं कि चोरी जो किया तो सही चीज हो गई, ऐसा नहीं होगा ना, चोरी चोरी है। ओके, अब देखो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते कि हाँ, कब बदल सकते, जब लॉ कहता है, एस कहता है या बेटा प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब ध्यान से, तो मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी बदला, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर एनी चेंज दैट हैव मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड। तो करंट पीरियड की पहले बात करें, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली, उसकी वजह से करंट पीरियड में हमारा कोई इफेक्ट हो रहा है, या ऐसा भी होता है आर एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन द फ्यूचर पीरियड, हो सकता है कि इस साल कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं हो रहा, आने वाले समय पे मटेरियल इफेक्ट होने वाला है, तो उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट हो सकता है करंट पीरियड में पड़ रहा है, ये हो सकता है आने वाले साल में। अब डिस्क्लोजर ऑफ इफेक्ट इफ असर्टेनेबल, मतलब हमने सपोज फीफो मेथड फॉलो करते थे बच्चों, अब फीफो से हम लोग स्विच कर रहे किस पे, वेटेड एवरेज मेथड पे। तो फीफो पे हमारी इन्वेंट्री आती थी 20 करोड़, अब वेटेड एवरेज पे 18 करोड़, तो वी हैव टू डिस्क्लोज इट कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी बदले, उसका करंट पीरियड में इफेक्ट हो रहा है कि 20 से 18, तो हमारा प्रॉफिट 2 करोड़ से कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेड में 20 के बदले 18 लिख रहे हो। तो डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ अकाउंट पॉलिसी चेंजेस इन ऑन करंट पीरियड, आप बताओ कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। लेकिन सपोज मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं, मैंने वेटेड एवरेज मेथड पे गया, तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन करे 18 करोड़ सारा है, लेकिन फीफो मेथड ये हम पुरानी जो मेथड थी उससे पता नहीं लगा पा रहे। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, तो उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर करता है, वो पता नहीं लगा पा रहा कि पुरानी मेथड है, नई मेथड के हिसाब से अपडेट कर रहे हमने, अब पुराना वाला नहीं पता लगा पा रहे कि पुरानी मेथड से कितना इन्वेंट्री का वैल्यूएशन था। तो यहां पर हम मेथड तो बदले हमने, लेकिन उसका इफेक्ट क्या और हम नहीं बता पा रहे, तो हमको ये फैक्ट बताना है, ये डिस्क्लोज करें फैक्ट कि हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम नहीं पता लगा पा रहे। तो डिस्क्लोजर फैक्ट ऑफ चेंजेस विदाउट स्पेसिफिक फिगर, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई क्लोजिंग स्टॉक 18 का अभी है, पुरानी मेथड से कितना वी डोंट नो, तो इसलिए हमने ये बताओ कि हमने मेथड बदले, फैक्ट बताओ कि हम नहीं पता लगा पा रहे कि मेथड चेंज करने की वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक और चीज हो सकती है बेटे कि हम जो यहाँ पे मेथड चेंज करें, करंट ईयर में इसका कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं, लेकिन आने वाले सालों में, तो हमको कहता है कि नोट यहाँ पे, तो यहाँ पे मटेरियल इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड, फैक्ट ऑफ सच मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन द करंट पीरियड। आप ये बताओ कि फॉर एग्जांपल करंट ईयर में मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक फीफो में भी 20, वेटेड एवरेज मेथड में 20, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आने वाले सालों में तो फर्क पड़ेगा। तो आप ये इस साल के ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, इस साल के ही नोट्स टू अकाउंट में हमको डिस्क्लोज करना है बच्चे कि हमने मेथड बदले जिसका इफेक्ट इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि होगा, और लेटर पीरियड उसका इफेक्ट होगा, और टू बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड। तो इस साल ही हमें नोट्स टू अकाउंट में बताना है कि हमने मेथड बदले, इसका इफेक्ट इस साल तो मटेरियल नहीं, लेकिन आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल इफेक्ट इसका होगा। तो क्या आने वाले सालों में अपन नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे? नहीं, इस साल ही अपने को नोट्स टू अकाउंट में बताना रहेगा। देखो कितना सिंपल है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा AS1 आपसे क्विकली हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं हमारे IC स्टडी मटेरियल के। अब वो क्या कहता है हमसे, आपका IC स्टडी मटेरियल बच्चों, तो वो आपसे यहाँ पे कहता है in the books of Mr. Prashant Limited closing inventory at 31st of March 20x2 amounts to rupees 1,63,000। तो कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 1,63,000 का, ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। तो फीफो मेथड फॉलो करते थे, उसके हिसाब से बच्चों का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,63,000। The company decide to change
फ्रॉम फीफो मैथड टू वेटेड एवरेज मेथड। कंपनी ने क्या डिसाइड करी बच्चों कि वो फीफो मैथड से वेटेड एवरेज मेथड पे जाना चाहते हैं, तो उनका फीफो के हिसाब से 1,63,000 है बच्चे, और यहाँ पे वो स्विच करना चाह रहे फीफो से टू चेंज फ्रॉम, नहीं यस करेक्ट, फीफो से वेटेड एवरेज मेथड पे जाना चाहते हैं। नाउ वो कहता है आपसे ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड द क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 20x2 अमाउंट रुपीज 1,47,000, तो ये बच्चों 1,47,000 हो जा रही है। ओके, नाउ इट सेज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 31 मार्च 20x2 इज 1,95,000। तो एनआरवी भी दे रखा है, लेकिन एनआरवी एस2 कहता है ना कि हमसे कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे हम एनआरवी में बाद में आता हूँ, लेकिन आपने मेथड बदले। पहली चीज यहाँ पे मेरी कॉस्ट है 1,47,000, ओके लिख रहे हैं आपको 147 बच्चों के 147 और एनआरवी 195, तो मैं तो 147 पे लिखूंगा, लोअर है। लेकिन मैंने बच्चे यहाँ पे मेथड बदला, फीफो से मैं आया वेटेड एवरेज मेथड पे, तो मेरे प्रॉफिट पे फर्क हुआ ना, यस। तो 1,63,000 माइनस 1,63,000 माइनस 1,47,000, मेरा 16,000 से बच्चों प्रॉफिट क्या हो गया, कम, वो हमको डिस्क्लोज करना रहेगा। सिंपल है। तो पहले आपने हमेशा ये लिखना कि एस पर हमेशा एस में कि एस आपका एस का नाम क्या है, नाम नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। नंबर इज एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हम लोग रेगुलर बैच में ईओ बैच में इसके बारे में करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज के बाद एस की राइटिंग प्रैक्टिस पे भी एक सीरीज लेके आऊँ एनीवेज। तो आप हाउ यू राइट इट डाउन एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वी कैन चेंज द अकाउंट, वी कैन वाइल वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको रेपिडेटली इस तरीके से इसको लिख, वाइल वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी disclosure any changes that have a material effect during the current period or are expected to be have a material effect in the subsequent period. If it is ascertainable, fact should be disclosed. If it is ascertainable, what we have to do, we have to disclose how it is going to impact your profit and loss account. If you are not able to ascertain the amount, then fact should be disclosed that we are not able to find it how it is going to affect my profit and loss account. If the पूरा लिखना आपको, ठीक है, if the are expected to have material effect in the subsequent period, it should be disclosed in the current period that year it is going to be affected in लेटर पीरियड। लिखना सिंपल, पहला एज क्या कहता है, फिर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आपने, लेकिन थर्ड इज कंक्लूजन आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए आपका प्रॉफिट जो होगा 18,000, 16 से हमने कैलकुलेट किया, 16,000 से कम होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 163 के बदले हम 100 एंड कितना ले रहे, 47। द सेकंड इज Jagannath Limited had made a right issue of shares in 20x2. In the offer letter to its member, it had projected a surplus of 40 crore during the accounting year to end 31st March 20x2। तो उन्होंने ना एक ऑफर लेटर दी, तो उसमें बोले थे कि प्रोजेक्टेड है कि 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द प्रिपेयर्ड ऑन द हिदर टू, मतलब अभी तक जो भी फॉलोड, जो अभी तक जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है उसके बेसिस पे, एंड प्रेजेंटेड फॉर पर्सनल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट उन्होंने जब एक्चुअल में जब बात है, उन्होंने प्रोजेक्ट तो किए थे कि 40 करोड़, लेकिन एक्चुअल उनको डेफिसिट हुआ 10 करोड़ का। Now the board in consultation with the managing director decide on the following। अब वो उन्हें को डिसाइड करे पॉइंट 1 एंड 2 कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुई होगी, उसके बेसिस में प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा हमको बताना है। तो वैल्यू इन्वेंट्री ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ इधर टू मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्राइम कॉस्ट। इधर टू मतलब अभी तक बच्चों वो लोग ये प्राइम कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे और उनकी इन्वेंट्री इसके हिसाब से थी 30 करोड़। अब वो बोलते नहीं उन्होंने ऐसा करे, लेकिन अब बोले ऐसा ना करो, अब उनका नई तरीके से करो, जो कि आप कल हम लोग जब AS2 पढ़ेंगे वहां पे आपको बताऊंगा उसका वैल्यूएशन। लेकिन अभी कहता है कि 50 करोड़ पे करो, तो अभी तक के 30 पे उन्होंने किए, लेकिन अब वो रेकमेंड करके 50 पे करो। तो आप ऐसा करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हमारा 20 करोड़ से बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 30 के बदले बेटा हम कितना लिख रहे हैं 50, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा 20 से, तो प्रॉफिट भी 20 से बढ़ जाएगा। Let's provide for permanent diminution in the value of inventory which had taken place over the past 5 years। तो ना इन्वेस्टमेंट ईयर 13 में भी अपन पढ़ेंगे बेटा, वैल्यू ना परमानेंटली डिक्लाइन हो गई पिछले 5 साल से, तो अब वो उसको आपने रिकॉग्नाइज कर, लेकिन आपने द अमाउंट ऑफ प्रोविजन भी आपने इस साल उसको 10 करोड़ अपने को लिखना है। तो आप 10 करोड़ एक्सपेंस है ना, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ से कम हो जाएगा, क्योंकि आप एज एन एक्सपेंसेस को लिखोगे बेटा। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा 20 से, और यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट कितने से, 10 करोड़ से। ओके, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या कहता है, now XYZ company is engaged in the business of financial services and is undertaking tight liquidity position since most of the assets of the company are blocked in various claims petition in a special court. XYZ has accepted intercompany deposit ICD and it's making its best efforts to settle the dues. There were claims at varied rates of interest from lenders from the due date to this intercompany deposit to the date of repayment, correct, to the date of repayment, correct.
नाउ द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट। अब देखो कहानी क्या हुई बच्चों, अब ना यहाँ पे हमने सपोज लोन लिए, दिख रहा है, यस, यहाँ पे आपकी थी ड्यू डेट कि भैया पैसा दो, आपने उसके बाद में पैसा दिए, तो उन्होंने क्या करे, अकाउंट, उन्होंने इसका सिर्फ अकाउंटिंग करे बेटा, लोन जब लिए उससे ड्यू डेट तक इसको अकाउंट करें, इसकी अकाउंटिंग करें भाई, लो इंटरेस्ट अपने को पूरा दे रहा है, और ये बाकी का यहाँ पे अकाउंट नहीं करे, तो क्यों नहीं करे, बोले ड्यू डेट पे हमने नहीं दिए, तो बाकी का तो देना रहेगा ना, ड्यू डेट पे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट तो आगे देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो, तो ये गलत ट्रीटमेंट। ऐसे दो चीज की यहाँ पे होगा, एक प्रूडेंस भी है, एक्सपेक्टेड लॉस अक्रूवल बेसिस भी इन्हें फॉलो नहीं करे, तो यहाँ पे गलत ट्रीटमेंट दे रहे। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट तक ही आगे भी अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेमेंट ड्यू डेट पे करे नहीं, रीपेमेंट डेट तक जो भी इंटरेस्ट हो। सो एंड अ नोट फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। नोट से क्या होता है, नोट क्या है आपका, ऐसा नहीं है भाई, आपको करना चाहिए ना, प्रूडेंस तो बोलता है एक्सपेक्टेड लॉसेस करो, और आपने नहीं पे करो, आपका लोन आउटस्टैंडिंग है तो अक्रूवल आप पे उस पे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ड्यू डेट पे नहीं दिया तो आगे के पीरियड भी करना। On the due date of repayment was affected in the financial statement on the account of uncertainties existing regarding the determination of amount। कैसी बातें कर रहे हो, अमाउंट डिटरमाइन करने में क्या दिक्कत है, तुम्हें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ना, ड्यू डेट तक रिकॉग्नाइज करो, तो आगे का भी रिकॉग्नाइज करो, फिर आपने ड्यू डेट पे नहीं पे करे तो अमाउंट क्या तकलीफ जा रही, बोले अमाउंट नहीं डिटरमाइन करे, बेवकूफ बना रहे है ना, क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता है, करो रिकॉग्नाइज। Now, in the absence of any specific legal obligation at the present as per the terms of the contract, भाई टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा वहां पे, लीगल मगर इंप्लाइड होती कोई चीज है, आप ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे तो आगे तो इंटरेस्ट लेंगे ही ना, अगले आगे के पीरियड का भी हो। नाउ एंड द कंपनी कंसीडर दैट दीस क्लेम आर इन द नेचर ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेट। आपने शेड्यूल 3 भी पढ़े होगे बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर में, इसको बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज द डेट, दे हैव टू एक्नॉलेज द डेट। अगर ठीक है वो कंटीजेंट लायबिलिटी करते हैं, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, ये प्रोविजन की डेफिनेशन पूरा पूरा फिट बैठता है, आपको पैसा देना है उसको, ठीक है, आपने दिए नहीं हो आपकी गलती है। So and the same has been disclosed by a note so called, जो कि गलत है, instead of making a provision they should have to make a provision in the statement of P&L state whether treatment done by the company is correct or incorrect, correct or not, it is incorrect। बेटा ये क्या है बच्चे, ये आपका incorrect है, ओके डन, सिंपल है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, अब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, तो एक आपको वही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि उसने यहाँ पे कैसे करना है, अक्रूवल बेसिस का वायलेशन हुआ, यहाँ पे उसने कहा भी होगा अक्रूवल और प्रूडेंस के बारे में उसने कहीं कहना चाहिए, इसका एक पैराम प्रूडेंस के बारे में अक्रूवल, उसने बताया ट्रीटमेंट जो है वो गलत है। अब आते हैं बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा नॉट ए मेजर कंसिडरेशन, तो प्रूडेंस तो है, कंपैरेबिलिटी नहीं है, मटेरियलिटी भी सब्सटेंस और फॉर्म अभी बताया था ना आपको, तो नॉट पूछा तो कंपैरेबिलिटी। नाउ ये एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे बेटा अलग अलग कंपनी जो कि सेम इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल जियो हो गया और आपका आइडिया हो गया, विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट, तो आपको कंपैरेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द क्वालिटेटिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपैरेबिलिटी क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है, डिफरेंट इन कंपनी सेम इंडस्ट्री, हम कंपेयर उनको जब देख रहे हैं दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, तो हमको तो कंपेयर करना, तो नोट्स अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि दोनों ने कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चे यहाँ पे फॉलो करें, समझाएं चीज। नाउ हियर देखो द आंसर इज ए। नाउ हियर which of the following statement would not be correct in relation to disclosure of accounting policy in account made in the financial statement or after making any change, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करे, तो इसमें तो क्या करेक्ट नॉट करेक्ट पूछ रहा है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज द मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, सही है, तो द अमाउंट बाय व्हिच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर। अब असर्टेन कर सकते हो ना, अकाउंटिंग पॉलिसी बदले डिस्क्लोज करो, वे सच इज नॉट असर्टेनेबल वोल और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, करेक्ट। अगर अमाउंट नहीं पता लगा पा रहे कितने से इफेक्ट हो रहा है तो फैक्ट बताओ, ये भी तो करेक्ट है। If a change is made in the accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period, but which is reasonable to expect a material effect in later, इस साल तो इफेक्ट नहीं लेकिन आने वाले समय पे इफेक्ट होने वाला है, तो आपको इस साल के ही नोट्स अकाउंट बताना, तो द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन द पीरियड इन विच द सच चेंज इज व्हाट एडॉप्टेड, तो ये करेक्ट है। एक सेकेंड नो सॉरी, इन द पीरियड इन विच सच चेंज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, जस्ट नाउ the fact of such change should be appropriately disclosed in the period such change is adopted, okay। और यहाँ पे क्या करे, नहीं, और ये क्या है, if a change is made in the accounting policy which has material effect on the financial for the current is reasonable to expect a material effect later period, the fact of such change should be appropriately disclosed only in the later period,
लेटर पीरियड में थोड़ी, ओनली इन द लेटर पीरियड दैट इज नेक्स्ट टू द ईयर इन विच सच चेंजेस वे अडॉप्टेड, नो, द आंसर इज सी, क्योंकि आपने इन द पीरियड इन विच सच इज, आपने जब उसको वहां पे, जिस पीरियड में आपने उसको वहां पे चेंज करो बेटा, वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी को, उस पीरियड में अपने को उसको डिस्क्लोज करना है। आईसी केस में ना बेटा आंसर उन्होंने, ओके 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 सॉरी, उसने आपसे, ये भी सही है, करेक्ट, उसे डी, क्योंकि उसने क्यों नॉट करेक्ट पूछा, मैं वही तो कहा। तो ये भी करेक्ट है बेटा, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा करेक्ट नहीं है, वो भी करेक्ट है। तो आपको उसने नॉट करेक्ट पूछा, तो आंसर इज डी, ठीक है, आईसी केस में डी करेक्ट है। तो उसने नॉट करेक्ट, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा नॉट करेक्ट पूछ रहे, तो आंसर इज डी। अब आते स्टेट whether the following statement are true or false, also give the reason for your answer। क्या कह रहा है बच्चे हमसे, वो हमसे यहाँ पे कहते हैं certain fundamental accounting assumptions underlying the preparation presentation of the financial statement, they are usually specifically stated because their acceptance use are not assumed। कैसी बातें कर रहे हो, they are usually specifically stated, नहीं वो नहीं, उल्टा बोल रहा है वो, they are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed। तो ये हो गया आपका false। If fundamental accounting assumptions are not followed in preparation and presentation preparation financial specific disclosure is not required। अरे रिक्वायर्ड रहता है अगर फॉलो नहीं किए तो बेटा, सो इसलिए फॉल्स है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट, वो नोट्स तो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है, तो हमें सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है, ट्रू। Any change in an accounting policy which has a material effect should be disclosed, correct, where the amount by which the item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or in part, the fact should not be disclosed, it should be disclosed। fact बताना हम नहीं पता लगा पा रहे, तो आंसर इज false। ये हो गया, ओके। ये क्या कह रहे हैं हम सर यहाँ पे, now here give examples of area where the accounting policy adopted could be different for different accounting policies, enterprise, sorry, would there be any adverse impact due to that adoption different accounting, if yes, how accounting standard one seek to address। भाई अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल फीफो मेथड फॉलो कर रहा है जियो, और आइडिया कंपनी फॉलो करी वेटेड एवरेज मेथड, तो वी हैव टू डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट सो दैट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दे कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी दे कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन, सिंपल, ओके। अब ना 8th वाले में आपने यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आई मीन टू से, जब आप कोई मैथड में, जो अभी वर्डिंग जो मैं यूज करो बहुत ध्यान से, वो इट विल हेल्प यू 8th वाले क्वेश्चन में। मैथड चेंज करने का इंटेंशन, मैंने क्या कहा बेटा, मैथड चेंज करने का इंटेंशन अगर अमाउंट डिटरमाइन करना है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैंने क्या कहा, आपको लिख भी लेना, ये मैं क्लासेस में लिखा था सेंड, अगर मैथड चेंज करने का इंटेंशन अमाउंट डिटरमाइन करना है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसको ख्याल रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा एबीसी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन देयर इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ, तो प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री फॉर द लास्ट 12 मंथ तो कर रहे बेटा, तो कहते हैं कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 टू बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन। तो पहले क्या आता था बेटा, क्या वो प्रोविजन बनाते थे तो वो देखते थे कि पिछले 12 महीने में स्टॉक कैसा बिक रहा है गुड्स, तो अगर वो कोई कम बिक रहा है तो मतलब वो उतना ज्यादा सेल नहीं हो रहा, तो उसकी वैल्यू हो सकता है मार्केट में, अकॉर्डिंगली दे डिसाइड दे क्रिएट अ प्रोविजन। लेकिन अपने उन्होंने क्या कि उसके बेसिस पे टोटल इन्वेंट्री उनकी बेटा यहाँ पे 100 लाख की, प्रोविजन 12 मंथ के बेसिस पे परफॉर्मेंस देख के दे वांट टू क्रिएट अ प्रोविजन 3.5। अब उन्होंने अमाउंट डिटरमाइन करने का तरीका बदले बेटा, अकाउंटिंग सेम ही होती है, अकाउंटिंग में बदलाव नहीं हो रहा, अमाउंट तय करने का तरीका बदले बेटा यहाँ पे, और उन्होंने कहा प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन करें, दैट इज 2.5। तो यहाँ पे क्या हमने मेथड बदले, पहले हम 12 मंथ्स के बेसिस पे देखते थे, अब हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन करवाया, तो हमने मेथड्स बदले बेटा, तो यहाँ पे मेथड चेंज करने का उद्देश्य अमाउंट को डिटरमाइन करा था, तो दिस इज व्हाट चेंज इन अकाउंटिंग estimate, is not change in accounting। Does this amount to change in accounting policy? No। Can the company change the method of provision? Yes। ठीक है, डन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पे केस 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। टुमारो विल टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज फॉर टुडे। कई बच्चे पूछ रहे, मैसेज करे टेलीग्राम पे, सर ये पीडीएफ आपके जो नोट्स उसकी दो, पीडीएफ में इसकी नहीं दे सकता, बहुत 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 शिद्दत से मैंने मेहनत करके बुक बनाया बेटा, वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस पे है, अगर आप इफ यू वांट यू कैन टेक इट। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईओ बैच, रेगुलर बैच, और आपको इस रैपिड जिस बुक का भी लिंक दिया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन बाय इट। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।